हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस और मैथ का सवाल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, रिहंद, विंध्य सागर या नागार्जुन सागर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिप यार्ड है? ऑप्शन है कोची यानी कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई। इसका सही ऑप्शन है कोची, ऑप्शन ए। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिप यार्ड कोची में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टार्च है क्या? तो स्टार्च है कि क्या? ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या ग्लूकोज। तो स्टार्च क्या है? तो स्टार्च के बारे में बात करेंगे तो स्टार्च एक पादप जगत में पाया जाने वाला मुख्य भोजन संग्राहक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है सर्वभक्षी जंतु, मांसाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु या हरित पादप। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण किस देश में था? ऑप्शन है यूएसए, भारत, सोवियत संघ, जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। 20वीं सदी के एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण सोवियत संघ में था, जो 1938 में स्थापना की गई थी। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? ऑप्शन है जूट, चाय, गन्ना या गेहूँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में जूट उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया था? तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या चंगेज खान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चंगेज खान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, और इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल, वातावरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारितंत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं, जिसे पारितंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू। इसका सही ऑप्शन है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय भाग को असम हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अधिकतम चाल, औसत चाल, आवर्तकाल या समय अंतराल। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल बराबर होता है n बराबर 1/टाइम, यानी आवर्तकाल समय का हमेशा इन्वर्स होता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन है हुमायूं। हुमायूं के समय में मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, जबकि जहांगीर के समय में चित्रकला का
स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को कहा जाता है, जबकि भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम यानी परिणाम हुमायूं के समय में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, हुमायूं। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस आधिकारिक तौर पर किसके रूप में जानी जाती है? दिल्ली लाहौर बस आधिकारिक तौर पर किसके रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है सदाए सरहद, मैत्री बस, याद ए शहीद, दोस्ती बस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिल्ली लाहौर बस सदाए सरहद के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, माइंड मास्टर्स पुस्तक शीर्षक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नमिता अरोड़ा, अनार अली, एन चंद्रशेखरन, विश्वनाथन आनंद। तो मास्टर माइंड के लेखक ऑप्शन डी यानी विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथन आनंद मास्टर माइंड के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। हम लोग इस वीडियो में करंट को छोड़ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? ऑप्शन है चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, हेनरी आठ। इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी है जेम्स प्रथम। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत बन के मुगल दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद अनुवाद का श्रेय जाता है? ऑप्शन है शुजा, मुराद, दारा, औरंगजेब। इसका सही ऑप्शन है दारा, ऑप्शन सी। शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद यानी अनुवाद का श्रेय दारा को जाता है, जो सबसे विद्वान था शाहजहां के पुत्रों में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई? ऑप्शन है अर्जुमंद बानो बेगम, असमत बेगम, लाडली बेगम या मेहरुनिसा। तो इसका सही ऑप्शन है मेहरुनिसा, ऑप्शन डी। जहांगीर की बीवी नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। शादी के बाद मेहरुनिसा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है आगरा, अहमदाबाद, मुंबई या सूरत। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन में सूरत में कारखाना स्थापित किया था पहला। अगला प्रश्न है, किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1 सितंबर 1939, 15 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939, 15 अक्टूबर 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे तो ये शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? कला, तांबा, कुम्हारी या मृदभांड या लिपि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कुम्हारी या मृदभांड के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया, यह लागू नहीं होता है, जबकि ये सभी लागू होता है ए, बी और सी। दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई। दोनों धर्म ने वेद के आधार को स्वीकार किया। दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन डी उड़ीसा में रत्नागिरी, ललितागिरी, उदयगिरी स्थित है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, रफ़ी अहमद किदवई, बी आर अम्बेडकर। इसका सही ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की दुर्लभता, प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता, भूमि में धन के निवेश की प्राथमिकता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारी उद्योगों का अभाव। अंग्रेजों के शासन काल में भारी उद्योगों का अभाव था, इसलिए स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हर्जाने के रूप में निम्न में से क्या नहीं लेकर गया था? तो इसका सही ऑप्शन है बोधि वृक्ष की एक टहनी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, कुल सदस्यों का 5वां भाग। इसका सही ऑप्शन है लोकसभा के लिए कोरम की आवश्यकता कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में, 1956 में, 1971 में या 1973 में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी या संस्कृत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, हेप्टिन्स क्या है? कूट प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन, प्रतिरक्षा, संप्रतिजन। तो हेप्टिन्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक अपूर्ण प्रतिजन है, ऑप्शन बी। पानी की अस्थायी कठोरता किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी। पानी की अस्थायी कठोरता को वॉशिंग सोडा द्वारा दूर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो आप लोग जानते ही होंगे इसका आंसर, सबसे सिंपल प्रश्न है ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, पीतल हवा में किस गैस के कारण बदरंग हो जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? आयनीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। बार किसकी इकाई है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों अपरूप असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिबिंब दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण
वायु श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, टीवी कंट्रोल यूनिट लिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगे। टीवी कंट्रोल यूनिट के लिए सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है, जबकि टीवी कंट्रोल के रिमोट में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैसें होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन रहते हैं। अगला प्रश्न है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है स्ट्रोंशियम, सोडियम, गंधक, मैग्नीशियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पटाखों के फटने के बाद लाल दिखाई देने वाला रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है, जबकि हरा दिखाई देने वाला रंग बेरियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता नापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा चालन, ऑप्शन ए, धातुएं चलन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? ऑप्शन है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार बराबर होता है, या जल का विस्थापन नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जल द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? विवर्तन, ध्रुवीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या व्यतिकरण। तो फोटोन की कण बनने की प्रकृति ऑप्शन सी यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। अगला प्रश्न है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? श्वसन, चित्तीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन के कारण मुरझाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? कवक, विषाणु, कृमि या जीवाणु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोलियो विषाणु रोग से होता है, यानी विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनटों में कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटों में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा? हमें क्या पूछा है, बी को कितना समय लगेगा। तो आपको पूछा है ए उतना कार्य कर सकता है जितना बी और सी, यानी ए बराबर हो जाएगा क्या, बी और सी, यानी ए अकेला जितना करता है वो बी और सी मिलकर करता है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। फिर यहाँ बोला गया है ए तथा बी मिलकर 9 घंटे और 36 मिनट में करते हैं। तो हम लोग 36 मिनट को घंटा में चेंज करते हैं, 7 से भागा देंगे। 9 घंटा 36 मिनट को, तो 36 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे
60 से भागा देंगे, 12×3 = 36, ये 12×5 = 60, ये 9 घंटा यहाँ पर होगा 9, तो 9×5 = 45 और 3 48, 48/5, यानी बी और सी को कितना लग रहा है, 48/5 समय लग रहा है। तो हमें निकालना है क्या, बी का अकेले कितना दिन में करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी कितना आ गया, ए प्लस बी 48/5, और बी को कितना लगता है, सी को कितना लगता है 48 घंटा, सी करता है 48 घंटा में। तो ये दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, तो 48 में भागा देंगे 48/5 से, तो ये जाएगा 5 बार में, और ये 48 में भागा देंगे 48 से, तो ये जाएगा 1 बार में। हमें दिया गया था, यहाँ देखिए ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 5 काम, और यहाँ सी अकेले काम कर रहा है 1, और हमें दिया गया था क्या, हमें दिया गया था ए जितना है, ए बी प्लस सी इतना काम करता है, तो यानी 6 काम है, तो बी प्लस सी 3 काम करेगा। हमें दिया गया था ए बराबर बी प्लस सी काम करता है, तो हम लोग कितना आ गया था काम, 6 काम आया था, 6 टोटल काम आया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 काम करते हैं, तो ये काम कितना करेगा 3, तो बी प्लस सी मिलकर कितना करेगा 3, बस हो गया। तो हम लोग चलते हैं आगे, इसको करते हैं सोल्व। ए प्लस बी कितना आया था, ए प्लस बी बराबर कितना आया था 5 काम, 5 आया था। तो हमें दिया है यहाँ ए का मान कितना आया था, ए बराबर दिया था ए बराबर बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी 3 काम करते हैं, तो ये अकेले 3 काम करता है, तो ए बराबर आ गया कितना 3, बी का मान निकल जाएगा, इधर 5 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी 2, बी बराबर 2 आ गया, यानी बी 2 काम करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क कितना था 48, हमें बी का मान निकालना था, 2 से भाग दे देंगे, यानी 24, यानी बी 24 दिन में करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तथा एक ठोस अर्धगोला एक समान आधार तथा एक समान ऊंचाई वाले हैं, तदनुसार उनके संपूर्ण पृष्ठतल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यानी हमसे बोला गया है कि एक ठोस वृत्ताकार बेलन और एक ठोस अर्धगोला एक समान आधार तथा एक समान ऊंचाई के हैं, तो उनके संपूर्ण पृष्ठतल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यानी दोनों का आधार समान है और ऊंचाई समान है, तो हमें निकालना है क्या, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2π r इंटू r प्लस एच, और अर्धगोला का क्या होता है, तो अर्धगोला का होता है 3π r²। तो r का हम मान, मतलब r का मान हम रख सकते हैं, h का मान हम लोग रख सकते हैं r, क्योंकि उसका बेलन, देखिए बेलन दिया है तो बेलन का हाइट और अर्धगोला का भी हाइट, यानी इसका r मतलब त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या काम करेगा, इसका त्रिज्या हाइट का काम करेगा, यानी r बराबर हम लोग लिख सकते हैं, h बराबर हम लोग लिख सकते हैं r। तो यानी आप लोग समझ रहे, h बराबर r हो सकता है, h बराबर यहाँ पर r लिख सकते हैं, इसका हाइट यानी त्रिज्या हो जाएगा। तो चलिए इसको बिठा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2π r इंटू r प्लस r हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, ये हो जाएगा 3π r²। तो ये हो जाएगा क्या, 2π r हो जाएगा, तो यहाँ 2π r इंटू r की हो जाएगा, यहाँ पर 2π r इंटू 2r हो जाएगा, यहाँ पर या r प्लस r या 2r, तो हो जाएगा 2π r प्लस 2r
बटे 3πr² हो जाएगा। गुने है, गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4 बटे 3πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा और r² से r² कट जाएगा, यानी 4:3 आएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल कर दिया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 30 पारियों का औसत कितना दिया है, तो कुल जोड़ हो जाएगा 30 × 40, 4 × 12 यानी 1200। हम अधिकतम मान लेते हैं, अधिकतम x मान लेते हैं, अधिकतम स्कोर मान लेते हैं x, और न्यूनतम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अधिकतम को हम मान लेते हैं x और न्यूनतम को मान लेते हैं y। ठीक, तो देखिएगा 30 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, तो 30 × 40 यानी 1200, और हमें 28 पारियों का औसत दिया है 38, तो 28 के दिया है 28 × 38 यानी हो जाएगा कितना, गुना करेंगे तो 1064। तो 2 पारी, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 पारी बचेगा, तो कितना जाएगा घटला पर आ जाएगा 136। यानी ये 2 पारी के कौन सा आया, अधिकतम, और ये 2 पारी का आया अधिकतम और न्यूनतम का। अधिकतम और न्यूनतम का प्लस कितना आया, हाँ ध्यान दीजिएगा, x प्लस y बराबर कितना आया था, 136 आया था, और x माइनस वाई बराबर दिया है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 100 दिया है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 100। तो इसको हमको निकालना है, न्यूनतम। तो न्यूनतम हम लोग माने थे y को, तो इसको साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 36, 136 में 100 हो जाएगा तो 36, यानी y बराबर आ जाएगा 18, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो 20% मिलता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया जाता तो 20% मिलता, 20% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए, मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 16% लाभ पर बेचेंगे तो 116 हो जाएगा। फिर बोलता है कि 20% फिर बोलता है 20% लाभ, तो यानी 100 से 120। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 का अंतर है और हमें दिया है 200 का अंतर। यहाँ लाभ में 4% का अंतर है और यहाँ 200 रुपया का अंतर है, रुपया में 200 का, तो यानी 4 बराबर 200। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो 100 बराबर हो जाएगा 200/4 × 100, 5 से कट जाएगा 50 बार में, 5 पर 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, यानी 5000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक तांबे के गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेमी है 4 मिमी व्यास वाले एक तार में ढाला जाता है, तदनुसार उस तार की लंबाई क्या होगी? तो गोला का आयतन से हमें बेलन के आयतन में बदलना है।
एक तांबे के गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेमी है 4 मिमी व्यास वाले एक तार में ढाला जाता है, यानी तार होता है बेलन का आकार का। तो हमें गोले से बेलन के रूप में बदलना है, यानी तार के रूप में बदलना है, तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन निकालेगा। तो तदनुसार उस तार की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो चलिए इसको बिठाते हैं। तो हमें दिया है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दिया है गोले का व्यास दिया है 18, तो त्रिज्या हो जाएगा गोला का 9, और 4 सेमी व्यास वाले एक तार में ढला जाता है, यानी बेलन का हो जाएगा 4 मिमी दिया है, तो इसको त्रिज्या हो जाएगा 2, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा दे देंगे, यानी 0.2 इसका हो जाएगा सेंटीमीटर बेलन का त्रिज्या। तो चलिए इसको बिठाते हैं। तो हो जाएगा बेलन 4/3 गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई से पाई काट दीजिए, इसका पाई से पाई यहाँ काट दीजिए। तो गोले का आयतन दिया है, मतलब त्रिज्या दिया था कितना त्रिज्या 9 है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 × 9 9 × 9, और इसका हो जाएगा, इसका त्रिज्या दिया था 0.2 × 0.2 इंटू हाइट हमें निकालना है बेलन का, तार की लंबाई यानी बेलन की लंबाई इंटू एच हमें निकालना है। तो एच बराबर इसको डायरेक्ट कर देते हैं। एच बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू 9 × 9 × 9 भागा 0.2 × 0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 है यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करिएगा तो हाइट आ जाएगा आपको 243, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। उसमें उसके फर्श और भीतरी छत के क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तदनुसार तो गोदाम का आयतन कितना होगा। हमें दिया गया है कि 12 मीटर लंबा है और 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श और भीतरी छत के क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, योग के बराबर है। तो उसका गोदाम का आयतन पूछा है हमें, यानी फर्श यानी नीचे वाला फर्श हो जाएगा और ऊपर वाला छत, इसका क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बोला है कि बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो छत एगो ऊपर हो जाएगा, छत हो जाएगा, एगो फर्श, यानी दोनों छत, एगो फर्श और छत का क्षेत्रफल के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए, तो फर्श के क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 15 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 15 × 12। ये तो एक हो के हो जाएगा, यानी 2 गो है, फर्श भी है और छत भी है, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए। और फिर बोला है कि वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट। हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा कितना, आप इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 15 में 130 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 15 दूनी 30, और 15 इकाई 15, 15 और 3 180, 180 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 12 27, यानी 27 दूनी का 54,
54 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो हाइट आप सॉल्व करिएगा तो आगे कितना यहाँ आया था 180 आया था, 180 इंटू 2 यहाँ आया था 54 H। इसको आप करिएगा तो 8×2 = 36 भागा 54 H, 54 H हो जाएगा यहाँ पर। तो 54 H इसको भाग दीजिएगा तो हाइट आ जाएगा आपको 6.66, इसका हाइट आ जाएगा। तो हमें क्या कर निकाल हमसे क्या पूछा है, गोदाम का आयतन पूछा है। तो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, LB/H हो जाएगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चलिए बिठाते हैं। चौड़ाई कितना दिया था, लंबाई कितना दिया था 15, चौड़ाई कितना दिया था 12, इंटू हाइट आ गया 6.66। इसको आप गुना करिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा 1200। अगला प्रश्न है A² + B² बराबर 5AB है तो A² / B² + B² / A² का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको दोनों तरफ AB से भाग दे देंगे। A² + B² बराबर 5AB, तो AB से भाग देंगे AB/AB, तो AB से भागा देंगे तो AB कट जाएगा यहाँ पर दोनों। यहाँ पर 2B है, एक B यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पर 2A है, यहाँ पर 2A है, ऊपर में 2A है, नीचे A में 1A है, एक 2 से 1 कट जाएगा। A/B आ गया, B/A आ गया, यहाँ आ गया 5। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा A+B² तो यानी A/B² प्लस B/A² प्लस 2 इंटू AB प्लस BA बराबर कितना आ जाएगा 25। तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा। ये प्लस इपटी है 2, तो इपटी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 23। 25 में 2 जाएगा तो 23, यानी इसका सही हो जाएगा क्या आंसर, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार उस मूलधन की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। हमसे बोला गया है कि 2 गुना हो जाती है 5 वर्षों में, तो 4 गुना क्या हो जाएगी 10 वर्षों में हो जाएगी। इधर 5 जोड़ देंगे, इधर 2 से गुना करेंगे, इधर 5 जोड़ते जाएंगे, 5 जोड़ेंगे इसमें, फिर 8 गुना हो जाएगी, इसे 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी का 8, तो ये हो जाएगा, फिर 5 इसमें जोड़ दीजिए 15, यानी 15 साल में 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को ज्ञात कीजिए। सादगी, मिथ्याभिमान, नम्रता, शालीनता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मिथ्याभिमान। बाकी सभी सादगी, नम्रता और शालीनता एक प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। दिया गया है समूह में हमें दे गया है 45, 63 दिया है, 54 दिया है और 45 दिया है। तो सभी में 9 की कमी किया गया है। 63 में से 9 जाएगा तो 63 में से 9 जाएगा तो 63 में से 9 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 जाएगा तो 9 7, 13 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा।
63 में से 9 जाएगा तो 4, 9 4 13, ये हो जाएगा 54। सभी में 9 की कमी है, तो हम देखेंगे ऑप्शन किसमें 9 की कमी है, तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो इसका मान सही हो जाएगा। 29 में से 9 जाएगा तो 20, और 20 में से 9 जाएगा तो 11, इसका सही हो जाएगा।